हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज की हमारी क्लास एनटीयूजी नेट के पेपर कोड 58 लॉ की है, जिसमें हम यूनिट 3 इंटरनेशनल लॉ को हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लॉ में आज में हमारी क्लास डेफिनेशन पार्ट पे होगी, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है, जो सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो ओपेनहेगम के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि के उन रूढ़िजन्य एवं परंपरागत नियमों के समूह के नाम को कहते हैं जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहारों में बंधकारी मानते हैं। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि होती है जो एक देश या दो देशों के जो रूढ़िजन्य संव्यवहार होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, उन पे जो आधारित होती है। जैसे हमारा भारत है, तो हमारे भारत में वासुदेव कुटुंब या अतिथि देवो भव जैसे जो सिद्धांत, जो परंपराएं जो रूढ़ी चली आ रही है, उन पर आधारित होती है। जैसे अन्य देश है, तो अन्य देशों की भी कुछ परंपराएं, कुछ रूढ़ी होंगी, उन पर आधारित होंगी। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि सभ्य राज्य के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होती है और बंधकारी मानते हैं। अब इन्होंने कहा, इनने बल दिया कि जो सभ्य राज्य होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधियों को मानते हैं। अब इसका मतलब ये है कि कौन से सभ्य राज्य होंगे, किन्हें हम सभ्य राज्य नहीं कहेंगे, ये तो एक बड़ा मुश्किल है। इन्होंने कोई ऐसा पैरामीटर भी नहीं बताया था कि किसे हम सभ्य राज्य मानेंगे। अब जैसे आज के समय के हिसाब से हम देखें तो क्या नॉर्थ कोरिया सभ्य राज्य नहीं है? क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न्स या अन्य देश के जो नियम है उनको वो फॉलो नहीं करता है। तो एक डेफिनेशन तो है, हम ये नहीं कह सकते कि पर्याप्त डेफिनेशन है, इसको पढ़ के हम ये कह दें कि अंतर्राष्ट्रीय विधि बस यही इतनी ही है, तो ये कहा जाए तो एक अपर्याप्त डेफिनेशन है। पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सटीक बैठती है कि एक अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन करने के लिए राष्ट्र को सभ्य होना चाहिए और उन नियमों को उसके ऊपर बंधकारी होने चाहिए। फिर ओपेनहेगम के अनुसार विधि के मुख्य 3 तत्व होते हैं। एक नियमों का समूह होता है जो दो देश आपस में मिलकर बनाते हैं। फिर समुदाय, जो दो देशों के जो समुदाय होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। समुदाय के सामान्य सहमति से इस विधि के ब्राह् शक्ति द्वारा मनाया जाता है। फिर इसके बाद अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है जे.ई. बरेली की। तो जे.ई. बरेली ने कहा कि राष्ट्रों की विधि अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूपों में आने वाले सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों पर बंधकारी होती है। तो ये इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि उन नियमों तथा कार्य रूप, जो नियम और कार्य रूप होते हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं जिसको सभ्य राज्य अपने ऊपर बंधकारी मानते हैं। जे.ई. बरेली और ओपेनहेगम की डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सेम थी पर अलग अलग भी है। फिर इसके बाद कहते हैं ऑस्टिन ने कहा कि विधि संप्रभुत्व शासक का आदेश है तथा एक उच्च राजनीतिक सत्ता द्वारा क्रियान्वित कराई जाती है। अब देखो, ये जो ऑस्टिन की जो डेफिनेशन थी, यही डेफिनेशन उन्होंने एनालिटिकल स्कूल जो था विधि शास्त्र का, उसमें भी उन्होंने दी थी। अब उन्होंने कहा था, 2 बातें कही थी। एक कहा था उच्च राजनीतिक सत्ता और एक होती है निम्न राजनीतिक सत्ता। अब उच्च राजनीतिक सत्ता मतलब होती है कि ऐसी सत्ता या ऐसा केंद्र जहां पर विधि बनाने का अधिकार होता है, जिनके पास ये अधिकार होता है कि वो विधि बना सकती है और ऐसी विधि प्रभावकारी और बलपूर्वक उपबंध रखती है। मतलब ऐसी विधि जो समस्त देशों, समस्त व्यक्तियों पर बंधकारी होती है, उसे हम कहते हैं उच्च राजनीतिक सत्ता। फिर इसके बाद आता है कि जो निम्न राजनीतिक सत्ता मतलब होती है जिन पे वो लागू होती है। तो इन्होंने डेफिनेशन में कहा कि उच्च राजनीतिक सत्ता द्वारा क्रियान्वित कराई जाती है। जैसे 2 देश होंगे, उन 2 देशों की भी जो भी उच्च राजनीतिक सत्ता है उनके द्वारा जो विधि। फिर इसके बाद कहते हैं हार्ट। तो प्रोफेसर हार्ट ने कहा अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्योंकि राज्य इसे विधि मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि को हम लॉ कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि 2 राज्यों ने इसके ऊपर माना है। अब देखिए, इसके ऊपर एक सिद्धांत चलता है जिसे हम कहते हैं रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन कहते हैं। अब अनुसमर्थन का मतलब होता है कि एक विधि तो बन गई, अब उस विधि के बनने के बाद ये जरूरी नहीं कि वो देश उसके ऊपर बाध्य है या माने। कब तक नहीं मानेगा? जब तक कि वो उसका अनुसमर्थन ना कर दे। जैसे एक विधि बन गई, जैसे कि मान लो कहा गया कि आपको आपके देश से जो कार्बन का जो एमिशन है उसको समाप्त करना है और समाप्त आपको 2070 तक करना है। अब इसके लिए एक विधि बनाई गई। अब विधि बनाई गई, इंडिया ने इसका साइन तो किया पर इसका अनुसमर्थन नहीं किया, रेटिफाइड नहीं किया हमारे पार्लियामेंट में। तो क्या वो विधि हमारे ऊपर बंधकारी है? नहीं है। भले ही उस विधि के जो ट्रीटी थी
उस ट्रीटी के उपबंध हम पे बंधकारी हो, जो ट्रीटी के जो उपबंध थे वो बंधकारी प्रभाव रखते हो, परंतु हमारे पर बंधकारी नहीं होंगे कब तक, जब तक कि हम उसका अनुसमर्थन ना कर दें। तो यही बात प्रोफेसर हार्ट ने भी कही कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्योंकि राज्य इसे विधि मानते हैं। क्यों मानते हैं? कि राज्य ने इसे उसका अनुसमर्थन किया था। जैसे हमारे इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रीटी है जिसमें कहा गया है कि बॉर्डर पे कोई भी देश, दोनों देश आर्म्स लेके नहीं चलेंगे। जब भी वो बॉर्डर की पेट्रोलिंग कर रहे होंगे उस दौरान वो आर्म्स लेके नहीं चलेंगे। अब ये इस नियम का पालन किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों ने उसको रेटिफाइड किया था, अनुसमर्थन किया था, और वो विधि हम दोनों देशों पर बंधकारी है। फिर इसके बाद आते हैं प्रोफेसर लॉरेंस। लॉरेंस ने कहा कि सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि हम ये जो विदेश शब्द, इसको विधि कहेंगे, विधि शब्द की क्या परिभाषा देते हैं। तो कहते हैं कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि बनेगी उस विधि को हम क्या शब्द देंगे, किस नाम से हम उसे पुकारेंगे। फिर इसके बाद आते हैं प्रोफेसर विलियम्स। तो विलियम्स ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है अथवा नहीं, ये मतभेद से शब्दों का झगड़ा है, बस कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। जो एक देश की विधि होती है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि भी होगी। जिस प्रकार एक देश की विधि का प्रभाव होता है उसी प्रकार से एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का भी प्रभाव होता है। बस ये तो इतना सा झगड़ा है कि शब्दों का झगड़ा है। बस ये कि हमने हमारे देश की विधि को विधि कह दिया और अंतर्राष्ट्रीय विधि को हम विधि नहीं कह रहे हैं, बस इतना सा झगड़ा है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय विधि भी वही प्रभाव रखेगी। फिर इसके बाद आता है जे स्टार्क। तो जे स्टार्क ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का वो समूह है जिसमें अधिकांशतः राज्यों के आचरण संबंधित वो सिद्धांत तथा नियम हैं जिन्हें कि वो अपने ऊपर बंधकारी महसूस करते हैं तथा सामान्यतः उन्हें अपने पारस्परिक संबंधों पर मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि हम उसे कहेंगे जो एक देश अपने ऊपर बंधकारी समझता है। वो समझता है कि ये जो नियम, ये सिद्धांत जो बनाए गए थे वो मेरे ऊपर बंधकारी है। जैसे एक सिद्धांत है पैक्टा सर्वेंडा। पैक्टा सर्वेंडा ये कहता है कि जो विधि बनाई गई थी इस विधि का उसी रूप में अनुपालन किया जाना चाहिए। तो यही बात इन्होंने भी कही थी। इन्होंने कहा कि जो विधि होती है, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो एक देश अपने ऊपर समझता है कि वो उसको बंधकारी है और उन नियमों के अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा। जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि एक वर्ल्ड ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार चलना चाहिए। मतलब जो विधि बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा या यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, उसी क्रम में उसका पालन होना चाहिए। तभी वो कहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर होना चाहिए। मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। दुनिया में एक देश के पास शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। फिर इसके बाद आते हैं केल्सन। केल्सन ने कहा, यहाँ पे केल्सन है, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि या राज्यों के मध्य विधि ऐसे नियमों का समूह का नाम है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करती है। तो केल्सन ने कहा कि जो दो देशों के बीच जो आचरण होगा उसको नियंत्रित किया जाएगा। जैसे एक ए देश है और एक बी देश है। उदाहरण के लिए ए देश के एक नदी का उद्गम होता है जो कि समाप्त बी देश में होती है। अब इन दो देशों ने बीचकर एक संधि करी कि आधा जो पानी होगा वो ए देश रखेगा, आधा पानी ये बी देश रखेगा। अब जब भी वो बंटवारे बात खड़ी होगी तो जो संधि उनके द्वारा बनाई गई थी, जो विधि उनके द्वारा बनाई गई थी, उसके अनुसार वो अनुपालन होगा। तो जो उनका आचरण होगा वो उस विधि द्वारा होगा। तो यही बात केल्सन के द्वारा कही गई थी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के मध्य विधि के ऐसे नियमों का समूह का नाम है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों में उनके आचरण को नियंत्रित करते हैं। फिर इसके बाद कुछ केस हुए। ऐसे तो और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे फेडरिक पॉलक की डेफिनेशन है, लॉरेंस हॉल की डेफिनेशन है, फेनविक की डेफिनेशन है। ऐसा करते तो वीडियो थोड़ा हमारा लंबा हो सकता था। हुगो ग्रोटियस की डेफिनेशन है। हुगो ग्रोटियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी कहा जाता है, एक एक्स्ट्रा है। और इसके बाद जो सबसे पहली बार जो इंटरनेशनल लॉ का जो प्रयोग किया गया था वो जेरेमी बेंथम के द्वारा किया गया था। 1780 में उन्होंने सबसे पहली बार इंटरनेशनल। फिर एक केस है वेस्ट सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड बनाम किंग। तो इस बात में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा, एक नई परिभाषा दी। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का अर्थ सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत उन नियमों से है जो उनके नागरिकों के पारस्परिक आचरण को निर्धारित करते हैं। फिर इसके बाद आता है एसएस लोटस का वाद। तो जो एसएस लोटस का जो वाद था, इसमें इस वाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
इसके बाद आता है एसेस लोटस का वाद। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से हमारा तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। आगे चलकर इस वाद में जो डेफिनेशन दी गई थी उसे जेनेवा कन्वेंशन में ख़त्म कर दिया गया था। फिर इसके बाद आता है क्वीन वर्सेस केन का मामला। अब इसके जो एनडीए पूछ सकता है या पूछता है, इनके न्यायाधीश का नाम था लॉर्ड कॉलरिज नाम था। इन्होंने यूजेस के बारे में कहा था, क्वीन वर्सेस केन का मामला। तो इस बात में मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड कॉलरिज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि चलनों यूजेस का समूह है जो सभी राज्यों ने अपने पारस्परिक संबंधों में पालन करना स्वीकार कर लिया है। तो ये था हमारा NTUG नेट के पेपर कोड 58 लॉ में इंटरनेशनल लॉ के डेफिनेशन का पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ से शेयर कीजिए।